हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और आज की जो ये वीडियो है इसका टॉपिक देख लीजिए। ये है किसान और काश्तकार वर्ग समस्याएं, यानी लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज। ये है हमारे क्लास नंबर 3, ठीक है। एनवीएस टीजीटी सोशल साइंस के हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और देखिए, अगर आपने पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए, काफी रिलेट आप इससे कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना टॉपिक, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि फर्दर वीडियोस आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए टॉपिक शुरू कर लेते हैं भाई। हमारा ये है किसान और काश्तकार वर्ग। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इसकी पृष्ठभूमि या फिर कह सकते हैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। क्या है, आप सभी ने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में पढ़ा है, जो हमने पार्ट 1 और 2 में औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ये जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या चीज देखने को मिली, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो आपको यही चीज दूसरे एरिया में यानी दूसरे फील्ड में, और यहाँ पर स्पेशली हम बात करें किसान और काश्तकार वर्ग में, इस फील्ड के ऊपर, इस क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हुए। क्योंकि देखिए, हमने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति आई थी, कहाँ पर आई थी, इंग्लैंड में आई थी, ठीक है। तो इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसकी वजह से, किन चीजों की वजह से आई थी, वहां पर काफी ज्यादा इन्वेंशंस होने लगे थे। मतलब वहां पर काफी ज्यादा आविष्कार देखने को मिले, मशीन्स बनी, प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई। तो इन चीजों की वजह से काफी चीजों में हेल्प मिली। लेकिन इस हेल्प की वजह से वो पूरे वर्ल्ड पे असर देखने को पड़ा, अलग अलग जगहों पर हमने पढ़ा था क्लास में। तो अब यहाँ पर देखना है हमें कि कुछ ऐसे आविष्कार हुए जिनकी वजह से कुछ क्षेत्र, जैसे कि किसान या फिर हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर पर या खेती पर, अलग अलग एरिया में क्या क्या असर देखने को मिला, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या प्रभाव देखने को मिले। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड में क्या चीज हुई थी उस वक्त। इंग्लैंड में देखिए, बहुत छोटे किसान, कॉटेजर का मतलब होता है किसान, ठीक है। कॉटेजर मतलब किसान। देखिए, महामंदी के टाइम को भी अगर आप रिलेट करें तो उस वक्त में भी किसानों पर काफी इस चीज का असर पड़ा था, महामंदी का। तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से किसानों की जिंदगी के बारे में अलग अलग एरिया में पता करेंगे। देखिए, वैसे तो हम इंग्लैंड, अमेरिका और भारत के बारे में मेनली इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, कि वो जो कंडीशन थी, इसमें इंग्लैंड पर क्या असर पड़ा, किसानों पर या उत्पादकों पर, काश्तकार पर, अमेरिका में और भारत में। हम इनको कंपेयर करेंगे एक तरीके से और देखेंगे क्या स्थिति रही। तो इंग्लैंड के उस वक्त की बात हो रही है यहाँ पर, जब औद्योगिकी या कह सकते हैं प्रौद्योगिकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, मशीन्स जो है वो बन चुकी थी, काफी सारी लोगों की जगह मशीन्स ने ले ली थी। तो उस टाइम पे इंग्लैंड, अमेरिका, भारत में क्या असर देखने को मिला। तो इंग्लैंड में छोटे कॉटेजर थे, मतलब छोटे किसान, इनकी जिंदगी में क्या हुआ, यहाँ पर इनको क्या क्या चीज फेस करनी पड़ी। अमेरिका के पर्सपेक्टिव में देखिए तो यहाँ के गेहूं उत्पादकों की जिंदगी में क्या असर देखने को मिला, ठीक है। और भारत में, स्पेशली हम भारत के किसानों में बंगाल के बारे में भी देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बंगाल में पटसन की खेती होती थी उस टाइम पर, और महामंदी आने की वजह से क्या हुआ कि जो बोरियां, टाट बोरियां बनती थी, उनमें काफी ज्यादा कमी आ गई थी, क्योंकि जो कच्चा, जो रॉ मटेरियल है, जो पटसन है, उसका उत्पादन कम हो गया था। तो काफी सारे क्षेत्रों पर उसका असर पड़ा था। इसके अलावा हम बंगाल में देखेंगे क्या चीज है, इसके अलावा कुछ और क्षेत्रों में भी देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं इंग्लैंड पर, ठीक है। इंग्लैंड में खेती, इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रभाव थे। ये तीनों ही एरिया, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या फिर हमारा इंडिया हो, ये तीन बिल्कुल अलग अलग लोकेशन पे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ सिमिलैरिटीज इनमें देखने को मिलेगी, कुछ कुछ पता चलेगा कि काफी डिफरेंसेस आए हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से किसानों की लाइफ को इन्होंने अफेक्ट किया है। दूसरी बात है, कुछ सिमिलैरिटी जो तीनों ही जगह पर देखने को मिली। ये हम बात कर रहे हैं 1 जून 1830 की, ठीक है। ये कौन से टाइम की बात है, 1 जून 1830 की। एक छोटी सी स्टोरी टाइप है, आप इसको सुन लीजिए और आपको थोड़ा थोड़ा टॉपिक फिर समझ में आने लगेगा। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूंगी। इंग्लैंड में खेती का जो पैटर्न था, एग्रीकल्चर था, उसमें क्या हुआ, 1 जून 1830 की बात है, इसकी 1830 की घटना है। इंग्लैंड में उत्तर पश्चिम जो एरिया है, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या हुआ, किसानों ने अचानक से पाया है कि उनके बाड़े में रात को आग लगा दी गई है, ठीक है। मतलब रात को आग लग गई है, एक वर्ड है यहाँ पर पुआल, सूखी घास में आग लग गई है, साथ ही साथ खलिहान भी जलकर बिल्कुल राख हो गए हैं, ठीक है। ये सिचुएशन देखने को मिली। इसके बाद पता चला कि ये जो हालात है, ये कुछ महीनों बाद तक भी ऐसी चल रही है, ठीक है।
और ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, घटनाएं हैं, वो दूसरी जगहों पर भी देखने को मिल रही है आसपास के। तो कहीं पर क्या होता था, कहीं पर ये घास, सूखी घास जल जाती थी, कहीं पर पूरे के पूरे जो खेत हैं वो तबाह कर दिए जाते थे। तो अब बात आती है 28 अगस्त 1830 में। इस दिन क्या हुआ? इस दिन इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने क्या किया? थ्रेशिंग मशीन। क्या? थ्रेशिंग मशीन। अब थ्रेशिंग मशीन क्या होती है? देखिए, आपको पता है कि अनाज को जो भूसी होती है उससे अलग करने के लिए ये मशीन थी। पहले ये काम मजदूर किया करते थे, लेकिन जब से ये मशीन आई, औद्योगिक क्रांति में ये मशीन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब से मशीन आई थी, थ्रेशिंग मशीन, तो मजदूरों को हटा दिया गया, काफी कम कर दी गई उनकी संख्या। तो इस वजह से काफी हालात डिफरेंट हो चुके थे अलग अलग एरिया में। तो थ्रेशिंग मशीन को इस दिन तोड़ दिया गया था। कुछ लोग आए और इंग्लैंड के ईस्ट कैंट में मजदूरों ने क्या किया, और इस मशीन को तोड़ दिया, एकदम नष्ट कर दिया। इसके बाद कितने टाइम तक, कम से कम 2 साल तक यही चीज लगातार चलती रही, दंगे होते रहे और मशीन टूटने लगी। इसके अलावा लोगों को धमकी भरे लेटर्स मिलने लगे। ठीक है, मतलब कुछ लेटर्स मिलते थे, उन खतों के अंदर, उन लेटर्स के अंदर एक नाम लिखा जाता था, कैप्टन स्विंग। और ये कैप्टन स्विंग के नाम से बोला जाता था कि ये जो लोग तुम्हारे, मतलब जिनके घरों में मशीन्स थी, बड़े बड़े जो जमींदार थे, किसान थे, इनको बोला कि कैप्टन स्विंग के नाम से नीचे मेंशन कर दिया जाता था, कैप्टन स्विंग। और ऊपर लिखा जाता था कि ये जो तुम मशीन से काम कर रहे हो, इससे जो मेहनतकश लोग हैं, यानी जो मेहनती लोग हैं, उनकी रोजी रोटी छिन रही है, तो तुम इनका जो यूज है उनको इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दो। इस तरीके से धमकी भरे उनको लेटर्स मिलने लगे लोगों को। तो ज्यादातर लेटर्स के ऊपर कैप्टन स्विंग नाम ही लिखा आता था। ठीक है, इस नाम से सिग्नेचर करे हुए मिलते थे, तो लोगों को पता चला कैप्टन स्विंग है कोई जो कि इस तरीके से धमकी दे रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, होने लगी। अब इसके साथ साथ जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके यहाँ मशीन्स लगी हुई थी, वो घबरा गए और उनको लगा कि रात को आकर, किसी दिन रात में आके हमला वगैरह कर दिया, हथियारों के साथ ये लोग आ गए, जो भी कैप्टन स्विंग एंड टीम है, तो हम क्या करेंगे? तो इन्होंने, इनकी यहाँ जो मशीन्स थी, उन्होंने उन मशीन्स को खुद ही तोड़ दिया, डर की वजह से, कि इससे पहले कि वो हमला करें, हम अपनी मशीन्स को खुद ही तोड़ देते हैं। इतना ज्यादा कह सकते हैं कि उनको डर बैठ गया। ठीक है, इतना ज्यादा डर बैठ गया लोगों के मन में। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर काफी एक्शन लिया, सख्त एक्शन लिया, और जिनके ऊपर शक था उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया जिनको लगा कि ये लोग ही काम कर सकते हैं, जिनमें से 1976 लोगों के ऊपर क्या, कोर्ट में मुकदमा चला। इसके अलावा 9 लोगों को इस चक्कर में फांसी दी गई और 505 लोगों को देश निकाला दे दिया गया। इसके साथ ही साथ 644 लोग जो थे उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। और इनको कहाँ भेजा गया? 450 लोगों को कहाँ भेजा गया? ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। ठीक है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो शब्दावली हैं, देख लेते हैं। बाड़ाबंदी है। ठीक है, बाड़ाबंदी, मैंने कहा था कि बाढ़ बताया था यहाँ पर कि ये तो बाड़े था। ठीक है, बाड़े में इसके आगे कुछ रिलेटेड हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बाड़ा शब्द सुनोगे आप। तो बाड़ाबंदी का मतलब क्या होता है? बाड़ाबंदी होता है एक ऐसी खुली जमीन, ठीक है, जिसके ऊपर निजी बाड़ लगा दी जाती है, मतलब उसको बाउंड्री लगा दी जाती है उसके ऊपर। ठीक है, और ये शुरू से चलती आई हुई एक प्रक्रिया है बाड़बंदी। ठीक है, एक तरीके से बाउंड्री कर देना अपने जमीन पर। कॉमन्स, कॉमन्स जो शब्द है इसका मतलब होता है साझा, यानी कॉमन चीज, साझा, जिसको सब लोग शेयर करते हैं। और इस साझा शब्द क्या क्या शेयर कर रहे हैं? ये शेयर कर रहे हैं जंगल, जल और जमीन। ठीक है, आपने कुछ चैप्टर्स में छोटी क्लास में पढ़ा होगा, साझा वर्ड सुना होगा, पढ़ा होगा कि साझी संपत्ति है, यानी इस पर सबका अधिकार है। चाहे वो जंगल हो, जल हो, चाहे जमीन हो, इस पे किसी एक का अधिकार नहीं है, ये सबकी है, सब इसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज थी, ये सब घटनाएं घटित हो रही थी 1 जून 1880 से। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त में ये सिचुएशन आई, एंड देन कैप्टन स्विंग के नाम से, कैप्टन स्विंग एक्चुअली कोई एक आदमी नहीं था, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ एक नाम था, मतलब एक नाम दे दिया गया, ऐसा कोई था नहीं। कहते इसको मिथकीय नाम कह सकते हैं इसको। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सा मिथकीय नाम था, तो आपको बता देंगे मैं, मतलब मिथक है, ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन स्विंग कोई ऐसी पर्सनैलिटी थी, पर ये थी नहीं। इस नाम पे दंगे झगड़े होते थे, और थ्रेशिंग मशीन को तोड़ने का स्पेशली इसमें विरोध प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि इस मशीन की वजह से काफी लोगों का रोजगार चला गया था।
तो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान फिर इंग्लैंड में खेती में नए बदलाव देखने को मिले। हम आगे देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है कॉमन्स का दौर। कॉमन्स का दौर का क्या मतलब है? कॉमन्स का मतलब है जो साझा हमने बात की थी, साझा जमीन, साझा जंगल और साझा साझा जल। ठीक है, इसमें क्या चीज देखने को मिली? देखिए 18वीं सदी के लास्ट तक आते आते, ठीक है, और 19th सेंचुरी की जो शुरुआत है उसमें इंग्लैंड का जो ग्रामीण एरिया था, यानी जो गांव वाला एरिया था, वहां पर कुछ चेंजेस देखने को मिले। पहले इंग्लैंड के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर कुछ चीजें देखने को मिली। वहां इंग्लैंड का जो एरिया था, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। इंग्लैंड का जो एरिया था, सपोज ये पूरा एरिया है, ये काफी खुला खुला रहा करता था, मतलब यहाँ पर खुली जमीन थी और ऐसा कुछ भी नहीं था कि बाड़ाबंदी की गई है, मतलब बाउंड्रीज बनाई गई है। काफी खुली जमीन थी और जो बड़े बड़े जमींदार थे, भूस्वामी थे, उनके पास अपनी खुद की निजी संपत्ति नहीं थी। ठीक है, ना तो उनके पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और ना ही उन्होंने क्या किया हुआ था, बाड़ाबंदी की हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। किसान जो होते थे वो क्या करते थे, आपस में जमीन का फैसला कर लेते थे कि ये वाली जमीन इसको मिलेगी, और इस तरीके से जमीन का बंटवारा होता था कि ऐसा नहीं कि एक इंसान के पास सारी उपजाऊ जमीन आ गई और जो खराब जमीन है वो किसी और को दे दी गई। नहीं, एक जमीन का टुकड़ा इस तरीके से बंटवारा होता था कि हर इंसान के पास कुछ खराब जमीन आएगी और कुछ उपजाऊ जमीन आएगी, जिससे कि एकदम प्रॉपर बैलेंस बना रहे। ऐसा कुछ ना रहे कि किसी एक आदमी के पास उपजाऊ जमीन है। और ये सब चीज किस चीज के माध्यम से करते थे? एक सभा होती थी वहां पर, और फिर सभा बुलाई जाती थी और चीजें, ये सब चीजें वो कर देते थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जमीन के टुकड़े। अब इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, और एक जमीन होती थी कॉमन्स, ठीक है, एक जमीन होती थी कॉमन्स, कॉमन्स की साझा जमीन, जिसमें पूरे के पूरे गांव का अधिकार होता था। और उस जमीन के ऊपर लोग क्या करते थे, कुछ छोटे किसान जो थे वो अपने जो गाय भैंस हैं उनको ले जाते थे, चराने के लिए ले जाते थे, लकड़ी वगैरह ले आते थे जलाने के लिए। इसके अलावा खाने की कुछ चीजें हैं वो ले आया करते थे। मतलब अगर कभी ऐसा टाइम आ गया कि उनके पास पैसा, मतलब पैसा नहीं है, फिर उनकी फसल खराब हो गई है कि छोटे किसानों की, तो वो इस जमीन का यूज करके उसकी भरपाई कर सकते थे। कुछ ऐसी सिचुएशन थी। तो आई थिंक आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। इंग्लैंड में काफी खुला एरिया था, कोई ऐसा बाड़ाबंदी टाइप की, बाउंड्रीज टाइप की चीजें नहीं थी। एक सभा बुलाई जाती थी और उसके थ्रू लोगों को उनकी जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। इसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी जाती थी, जैसा जिसका ठीक लगे। लेकिन टाइम बदलने लगा धीरे धीरे, है ना। अमीर और गरीब का जो चीजें होती है वो सामने आने लगी। देखिए यहाँ पर क्या है, तोड़ी गई मशीनों की संख्या। ये प्रीवियस जो हमने स्लाइड पढ़ी है उसमें देखिए जो नंबर्स ऐसे पड़े हुए हैं उसमें है तोड़ी मशीनों की संख्या, यहाँ 1 2 3 करके सारे मेंशन किए हुए नंबर। और स्विंग आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र ये वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। अब क्या हुआ, ये सब चीजें होने लगी तो अमीर और गरीब का डिफरेंस आने ही वाला था, क्योंकि कुछ टाइम तक भी क्या होता है कि चीजें सही चलती है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा लालच बढ़ता है, थोड़ा पैसा बढ़ता है और पावर बढ़ती है, तो क्या होता है कि फिर ज्यादा इंसान को, मतलब और ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, ये वाली फीलिंग आने लगती है। तो यही हुआ 16वीं सदी में, क्या था कि ऊन के दाम बढ़ने लगे। तो जिसकी वजह से जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उन्होंने सोचा कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इस ऊन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो जमीन थी ना, साझा जमीन, खुली जमीन, उस पर अपनी बाड़ा लगाना शुरू किया, यानी उस पर बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया, बाड़ाबंदी उसकी शुरू कर दी, ठीक है, उस जमीन की। और एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने ये शुरुआत थी बाड़ाबंदी की, ठीक है। और किस चीज के लिए? ऊन के लिए, कि ये जो जमीन है इस पे हम अपने मतलब हम अपने जो भेड़ वगैरह हैं उनको लेकर जाएंगे, उनको चराएंगे, मतलब उसको चारागाह वाली चीज, मतलब वो चीज आने लगी कि हम इसको, इस मशीन को एज अ चारागाह यूज करेंगे, जहाँ पे हम अपने जानवरों को ले जा सके, अपनी भेड़ों को ले जा सके, क्योंकि उनको ऊन के अच्छे दाम मिल रहे थे। तो ऐसा तो उनको करना ही था। तो जो गरीब थे उनको, उनके साथ बहुत गलत किया गया, उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा, किसानों को, गरीब किसानों को, और दूसरी जगह पे जाना पड़ा। इतना लड़ नहीं सकते थे ना उनसे, तो बाड़ाबंदी होने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया। फिर आता है बाड़ाबंदी आंदोलन। बाड़ाबंदी आंदोलन में हम क्या देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के मिडल तक आते आते, यानी मिड तक आते आते, मध्य तक आते आते, ये जो आंदोलन है इसकी जो रफ्तार थी, शुरुआत में तो क्या रही, धीमी रही, मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ा, शुरुआत में तो धीमी रही। और शुरू शुरू में जो छोटे, मतलब कुछ ही लोग थे, कुछ ऐसे ही भूस्वामी थे जिन्होंने
बाड़ाबंदी की चीज की, और इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं था। यानी गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी इन लोगों को ऐसा नहीं एनकरेज किया था कि तुम ये बाड़ाबंदी करो। ये कुछ भूस्वामी अपने आप ही बाड़ाबंदी किए जा रहे थे। लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते बाड़ाबंदी पूरे इंग्लैंड में, लगभग पूरे इंग्लैंड में ही फैल गया, और ज्यादातर भूस्वामियों ने यानी कि बड़े बड़े जमींदारों ने ये चीजें करना शुरू कर दिया अपने प्रॉफिट के लिए। और एंड में क्या देखने को मिला कि ये टाइम पीरियड मैं बता रही हूँ आपको, 1750 से लेके 1850 के बीच में क्या देखने को मिला, कम से कम 60 लाख एकड़ जमीन, कितनी, 60 लाख एकड़ जमीन इस बाड़ाबंदी में क्या कर ली गई, हथिया ली गई, या कह सकते हैं कि उस पर बाड़ लगा दी गई। और ब्रिटेन की संसद ने भी कुछ कानून बनाए, लगभग 4000 के आसपास कानून पारित किए, और इसको वैध घोषित कर दिया गया। यानी इसको प्रॉपर वैधता मिल गई, किसको, बाड़ाबंदी को। तो आप देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, और उन लोगों का कोई नहीं है इस वक्त, उनके पास अब खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, कोई ऐसी जमीन नहीं है जिसपे अपने जानवरों को चरा सके, तो उनको क्या होना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा, उस जगह को छोड़ना पड़ा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या सिचुएशन हुई वहां पर। अनाज की बढ़ती मांग, ये चीज आप रिलेट करेंगे जब आपका वर्ल्ड वॉर का टाइम था, उसके बाद महामंदी का टाइम था। ठीक है, तब इंग्लैंड पर क्या असर पड़ा इस चीज का। तो अनाज की बढ़ती मांग का असर, मार्केट में बहुत ज्यादा अनाज का उत्पादन हो रहा था। कब, 18th सेंचुरी के लास्ट के टाइम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफी ज्यादा उत्पादन होने लगा था। बाड़ाबंदी का उद्देश्य हमने देखा शुरुआत में ऊन वाला सिस्टम था ना, हमने देखा कि ऊन की वजह से बाड़ाबंदी ज्यादा की गई कि अच्छी क्वालिटी की ऊन चाहिए हमें, तो भेड़ पालन करना है, चारागाह चाहिए, और जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतना सही रहेगा। तो पहला पर्पस लोगों का यही था कि बाड़ाबंदी क्यों करनी है, भेड़ पालने के लिए। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इनका जो पर्पस है वो चेंज होता गया, और एक तरीके से एक नए दौर का सूचक आया, यानी एक नया दौर आया। ठीक है, और अब 18वीं शताब्दी का मिड आ गया, और इंग्लैंड में जो है आबादी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगी, और लगभग कितने समय तक आते आते 1750 से लेकर 1900 के बीच में आबादी जो है कितनी बढ़ गई, लगभग 4 गुना बढ़ गई। ठीक है, 1750 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी आबादी थी, कुल 70 लाख आबादी थी उस वक्त इंग्लैंड की। ठीक है, जो कि 1850 में कितनी हुई, 1850 में ये आबादी 2.1 करोड़ हुई। ठीक है, और 1900 में आते आते, ठीक है, 1900 में आते आते लगभग कितनी हो गई, 3 करोड़ तक ये आबादी पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है आबादी का बढ़ता जा रहा है। तो जब आबादी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ किस चीज की जरूरत बढ़ेगी, खाने की जरूरत पड़ेगी, अनाज की जरूरत बढ़ेगी। अनाज की जरूरत बढ़ी तो इसी दौर में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, यानी कि क्या चल रहा था, औद्योगिकरण चल रहा था, और जिसकी वजह से नई नई मशीन्स आ रही थी। गांव से लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, सोच रहे थे काम मिल जाएगा। ठीक है, और पूरी पूरी बड़ी मार्केट बन गई थी, और जगह जगह पर, जैसे कि आपको पता ही शहरों में आबादी बढ़ ही रही थी, तो फिर खाने का जो सामान है उसका बाजार भी थोड़ा विकसित हुआ, बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न की यहाँ पर मांग काफी बढ़ने लगी। ठीक है, और मांग बढ़ी, उसके दाम भी बढ़ने लगे। तो अब जो प्रॉफिट कमाने वाले थे, मांग बढ़ी तो फिर दाम भी उसके बढ़ने लगे। तो जो पैसे कमाने वाले लोग थे उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, और वो क्या करते हैं, वो उसी चीज पर फिर काम करने लगते हैं। तो उन लोगों ने सोचा 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जब युद्ध भी हो रहा था, किसमें, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। तो क्या हो रहा था उस वक्त कि यूरोपियन कंट्रीज जो है उनका खाने का आयात कर रही थी, और इसमें व्यापार जो बहुत ज्यादा विकसित हो रहा था। ठीक है, इसका क्या रिजल्ट निकला कि इंग्लैंड में जो इसके खाने की चीजों के जो प्राइस हैं, इनके जो दाम हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि जरूरत बढ़ गई तो दाम भी बढ़ गए। इससे क्या हुआ, जो बड़े बड़े जमींदार हैं उन्होंने और भी ज्यादा जमीनें बाड़ाबंद करनी शुरू कर दी। ठीक है, और उस बाड़ाबंदी के बाद उन्होंने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया, अनाज उगाने के ऊपर। ठीक है, यानी अनाज का प्रोडक्शन करने के ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, और सोचा कि अपनी तिजोरियां भर लेंगे। तो बाड़ाबंदी का उद्देश्य 18th सेंचुरी में क्या था, ऊन को लेकर था
कि बाड़ लगाई गई, बाड़ाबंदी की गई, किस लिए? बाउंड्रीज लगाई गई, जमीन हड़पी गई ऊन के लिए कि चारागाह पे अपनी भेड़ों को लेकर जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बाड़बंदी फिर जो है वो किस चीज के लिए होने लगी? ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा आपको, शीलिंग। शीलिंग ये जो वर्ड है यहाँ पर शीलिंग, शीलिंग का मतलब क्या होता है? ये है एक मुद्रा, ठीक है, यानी करेंसी। कहाँ की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की एक करेंसी है जिसमें कि 20 जो शीलिंग होते हैं ना, क्या 20 शीलिंग इज इक्वल टू 1 पौंड। ठीक है, 20 जो होते हैं शीलिंग, ये किसके इक्वल होते हैं? 1 पौंड के इक्वल होते हैं। और बुशेल क्या है? ये जो वर्ड है बुशेल, बुशेल का मतलब है क्षमता की माप, क्षमता की माप। ठीक है, तो ये इंग्लैंड और वेल्स में गेहूं के दामों में किस तरीके से ईयरली बढ़ा और कम हुआ, यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे मतलब बढ़ने लगी है मांग, कब से? यहाँ से। ठीक है, 90 के आसपास से ये बढ़ने लगी है, बढ़ते 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 फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई और फिर कम होती चली गई। तो इस तरीके से काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। ये है 19वीं सदी की शुरुआत में सफोक का देहाती इलाका। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे ये जो चित्र है ये किसने बनाया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे जरूरी नहीं है पूछा जाए, बट फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं किसने बनाया है। ये इंग्लिश पेंटर है, क्या नाम है? जॉन कॉन्स्टेबल। ठीक है, इसकी कृति है। और इसने यहाँ पर बताया है कि ज्यादातर फोकस इस जो चित्र है, ये जो पेंटिंग है, इसमें इस पेंटर ने क्या चीज दिखाई है? इसने वो टाइम नहीं दिखाया जब लोग मेहनत कर रहे हैं, इसने टाइम दिखाया जब मशीनों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ठीक है, मशीन्स दिखाई है तोड़ते हुए, कि जो थ्रेशिंग मशीन है उनको तोड़ा जा रहा है, बाड़बंदी की जा रही है। ठीक है, तो इस पिक्चर में मेनली मशीन टूटी हुई और बाड़बंदी मेनली दिखाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। अगर हम बाड़ाबंदी के युग की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 70-80s का जो टाइम था उसमें देखा कि हमने पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी, इंग्लैंड की पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी, उस तरीके से खाने का जो प्रॉब्लम थी, ऐसा लग रहा था कि खाने में या खाने पीने की चीजों में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में देखा कि ऐसा बिल्कुल भी इंग्लैंड में नहीं हुआ। जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से प्रोडक्शन लोगों ने करना शुरू कर दिया जो अपॉर्चुनिटी देखने वाले थे। तो 1868 की अगर हम बात करें तो खाने की अपनी जरूरतों का 80% तो इंग्लैंड खुद ही उगा लेता था और बाकी का जो था वो वो बाहर से क्या कर लेता था? आयात कर लेता था। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं हुई। अब जैसे ही इन सब चीजों में बढ़ोतरी हो रही थी, उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और देखने को मिली, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, और कुछ नई जमीन ली जा रही थी, जो भूस्वामी थे वो बड़े बड़े खेतों पे, और जो साझा जमीनें थी, दलदली जमीन, चारागाह की जमीन, जो भी जमीन उनको दिख रही है उसको क्या कर रहे हैं? काट छाट करके अपने खेत बना रहे हैं, यानी अपनी जगह को बढ़ाए चले जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको लाभ हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो किसान जो है इस टाइम पे काफी चेंजेस आ गए उसके लाइफ में। इस समय तक जो किसान है वो खेती में किस तरीके की बहुत ही सरल तकनीक का यूज करते थे पहले। ठीक है, जो 18वीं सेंचुरी के स्टार्ट में बड़े पैमाने पे फेमस थी या फिर प्रचलित थी। अब हम बात करें 1660 की, तो इस दशक में इंग्लैंड में कई हिस्सों में कुछ परिवर्तन देखने को मिले, जैसे कि शलजम की खेती देखने को मिली। इसके अलावा ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तिपतिया घास तिपतिया घास और शलजम, इन दोनों की खेती पर किसानों ने बहुत ज्यादा जोर दिया। अब ये जो चीजें हैं इनमें जोर क्यों दिया जाता था? तिपतिया घास यानी क्लोवर बोलते हैं, तिपतिया घास को क्या बोलते हैं? क्लोवर बोलते हैं। तो इन पे ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि इनको उगाने से ना, इन वाले घास को उगाने से जमीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, जो नाइट्रोजन की जो लेवल है वो बढ़ जाता था, जिससे कि जमीन जो है वो कैसे हो जाती थी? उपजाऊ हो जाया करती थी। बाकी क्या पता है आपको
कि जब फसल बोते हैं तो जमीन की जो उर्वरक शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो दो चीजें थी इनसे जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती थी इनको बोने से। तो ये ही सिस्टम किसानों ने अपनाया बार बार। वो फ्रिक्वेंटली क्या करने लगे, शलजम और इसको उगाने लगे। और शलजम वैसे भी जो उनके जानवर थे वो खा लिया करते थे, तो उनके लिए तो काफी फायदेमंद चीज थी ये। एक तो मिट्टी उनकी क्या बन रही है, उपजाऊ बन रही है, दूसरा जो सामान वो उगा रहे हैं वहां पर, जो फसल उगा रहे हैं वो वैसे भी यूजफुल है उनके लिए। तो ये जो दो चीजें हैं इन्होंने काफी ज्यादा हेल्प मिली इनको इस चीज में, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआत के जो ईयर्स थे या फिर टाइम था, उसमें खेती में सुधार लाने के लिए लोगों ने, क्या किसानों ने, बड़े बड़े भूस्वामियों ने इन्हीं चीजों का यूज किया, ठीक है। इस तरीके की टेक्निक का यूज किया जो कि काफी फेमस भी हो चुकी थी। अब जो है बाड़ाबंदी, ये जो वर्ड है बाड़ाबंदी, इसको लोगों ने एक बड़े निवेश के रूप में लिया। यानी इसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल भी धोखा नहीं मिलेगा। पहले ऊन वाली चीजों में उनको फायदा मिला और उसके बाद फिर अनाज वाली चीजों को उन्होंने देखा कि इसमें फायदा मिल रहा है, तो ये क्या करने लगे, किसान जो थे या बड़े बड़े भूस्वामी थे वो अपनी खेतों का आकार बढ़ाते चले जा रहे थे, ठीक है। खेत जितने मिल जाए उतना बढ़िया, मतलब उनका आकार बढ़ाते ही चले जाओ। इसके अलावा बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे थे कि इससे गरीबों पे क्या असर पड़ेगा। गरीबों गरीबों का मतलब क्या है यहाँ पर, गरीब किसान जिनको विस्थापित कर दिया गया है, जिनकी जमीन उन्होंने छीन ली है, ठीक है। जो लोग पहले कॉमन्स पर आश्रित थे वो कहाँ जाएंगे, अब बिल्कुल भी ये चीज नहीं सोची गई, ठीक है, क्योंकि उन लोगों की जिंदगी तो खराब हो ही गई थी। क्योंकि कॉमन्स जो जमीन थी नहीं लोगों के पास, छोटे छोटे खेती करने वाले किसान थे और उनकी जमीन छीन कर उन पे बाड़ लगा दी गई थी, मतलब बाड़ाबंदी कर दी गई थी, बाउंड्रीज बना दी गई थी। तो वो जमीन तो उनके हाथ से चली गई, साथ में ये जो साझा जमीन थी इसका भी अब उनके पास कोई चीज नहीं थी। और कॉमन ये जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जमींदार थे, इन्होंने इतना तहलका मचाया कि जो भी चीज यहाँ पे आ रही है ना उसको बेच दिया करते थे। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो कि आम लोग यूज कर लें, ठीक है। साझा जमीन की वजह से बहुत ज्यादा कीमतों पे कोई भी सामान वो नहीं छोड़ते थे, सारा सामान बेचते थे, चाहे वो जलाने की लकड़ी हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ चीजें, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या हुई, बाड़ाबंदी हुई। और यहाँ पर इंग्लैंड का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है उसमें आसपास के जो प्रांत थे, काउंटीज थे, उनमें गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। और धीरे धीरे करके जो उनके पुराने राइट्स थे यानी पारंपरिक अधिकार थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। पारंपरिक अधिकार का मतलब साझा जमीन वाले जो चीजें थी वो एकदम खत्म हो गए। और ये लोग काम की तलाश में बेचारे इधर से उधर फिर घूमने लगे और फिर धीरे धीरे कहाँ जाने लगे, साउथ की तरफ ये बढ़ने लगे, यानी इंग्लैंड के दक्षिणी प्रांतों की तरफ ये जाने लगे अब, ठीक है। मजदूरी के लिए सोच रहे थे यहाँ पर मजदूरी मिल जाए, कम से कम रोजगार कुछ तो मिलेगा, कुछ भी नहीं है खाने पीने के लिए कुछ तो हमारे पास हो जाएगा। तो जो भूस्वामी थे पुराने टाइम की अगर बात करें तो ये छोटे जो किसान होते थे ये बड़े बड़े जमींदार या फिर बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे उनके पास रहा करते थे और उन्हीं के साथ ही उनकी रहा करते थे, सेवा किया करते थे, वहीं खाना पीना होता था इनका। और 1800 तक, कम से कम 1800 के टाइम तक, सन 1800 तक ये चीजें जारी रही। लेकिन इसके बाद जो है मजदूरों को क्या करते थे, दिहाड़ी दे दी जाती थी और काम वाम उनसे ले लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, वो जो ये जो जमींदार थे, बड़े बड़े भूस्वामी थे, इन्होंने सोचा कि मजदूर हो सकता है कि काम ठीक से ना करें या फिर लेजी हो जाए या फिर बहुत सारी चीजें। तो इन्होंने एक अस्थिर सा इनका माहौल था, मतलब इनको कभी भी तो जॉब से हटा दिया जाता था मजदूरों को, ठीक है। इसलिए बड़ी बेरोजगारी इनको झेलनी पड़ी। ये जो छोटे किसान थे या जो छोटे जो काम करने वाले लोग थे, जो छोटे मजदूर थे, इनको क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा बेरोजगारी झेलनी पड़ी। इनका कोई फिक्स चीज नहीं थी, ना ही तो फिक्स सैलरी थी, ना ही कोई फिक्स टाइम था कि कब तक, ना ही कोई सुरक्षित इनका फ्यूचर था। तो कभी भी इनको हटा देने की बात आ जाया करती थी। देखिए अब क्या हुआ, मशीनों का आगमन का क्या मतलब है, यहाँ पर स्पेशली हम किस चीज की बात करेंगे, थ्रेशिंग मशीन की हम बात करेंगे। थ्रेशिंग मशीन की वजह से काफी सारे जो मजदूर हैं उनको विस्थापित कर दिया गया। मतलब विस्थापित क्या कर दिया गया, जो काम पहले मजदूर किया करते थे उनको हटा के वहां पर और मशीन ले आए। और अब 10 मजदूरों की जरूरत पड़ी ही नहीं, अब तो सिर्फ एक मशीन चाहिए और एक दो मजदूर चाहिए उस पे मशीन पे काम करने के लिए। तो मशीनों के आगमन की बात करें तो जब नेपोलियन का युद्ध चल रहा था किसके साथ, इंग्लैंड के साथ, उन दिनों क्या हुआ कि जो खाने की चीजें उनका जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई था।
जिसकी वजह से काश्तकार जो थे वो अपना जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था, उसको भी वो लगातार बढ़ा रहे थे। ठीक है, बाजार में नई नई थ्रेशिंग मशीन आई थी और जो मजदूर थे उनको हटा दिया गया। जो मालिक थे कंपनी के, उन्होंने मजदूरों को हटा दिया और उनको उनको क्या चीज सता रही थी कि कहीं ये आलस ना करें, कहीं ये सैलरी ज्यादा ना मांग लें, इसके अलावा शिकायत है, काम में मन नहीं लग रहा है इनका, मेहनत ठीक से नहीं कर रहे हैं। इतनी सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि इन मजदूरों को हटा ही देते हैं और उसकी जगह पे मशीन ले आते हैं एज ऑप्शन। ठीक है, तो एक ऑप्शन की तरह इन्होंने इसको देखा मशीनों को। तो वही चीज हुई, सैनिक जो थे वो वापस से युद्ध लड़के जब वापस आए तो अपने खेतों में चले गए, अपने गांव में चले गए और रोजगार देखने लगे कि चलो कुछ और काम तो करना ही है। लेकिन ये ही वो टाइम था जब महामंदी आई। ठीक है, आपको पता है महामंदी के बारे में, लास्ट क्लास जरूर देख लीजिए आर्थिक मंदी वाली। आर्थिक मंदी का टाइम क्या था कि देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना, तो उस वक्त जो पूर्वी यूरोप है उसके देश तो पूरी तरीके से लगे हुए थे वॉर में। तो अमेरिका वगैरह और कुछ और कंट्रीज थी, इन्होंने क्या किया, अनाज उगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वॉर खत्म हुआ तो ये कंट्रीज वापस से अपने काम पर आ गई, मतलब वापस से अनाज वगैरह उगाना शुरू कर दिया। तो मार्केट में इतना ज्यादा अनाज आ गया कि घर पे पड़ा पड़ा सड़ने लगा, खरीदार ही नहीं बचे, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन हो चुका था इस चीज का। तो यही चीज हो गई कि यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा और उसके दाम क्या हो गए, कम होने लगे और फिर बहुत ज्यादा मंदी देखने को मिली। ठीक है, और मजदूरों की दिहाड़ी जो थी उसकी संख्या कम कर दी गई, मजदूरों को काम से हटा दिया गया, तो बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिली। यही चीज थी। और ये वही दौर था जब किसके नाम से, कैप्टन स्विंग के नाम से, कैप्टन स्विंग के नाम से, जो कि सिर्फ एक नाम था जिस नाम से दहशत फैलाई जा रही थी मशीन तोड़ने वाली। ठीक है, ये वही दौर था जब कैप्टन स्विंग के नाम से मशीन्स को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि थ्रेशिंग मशीन लगाए जा रहे हैं तो हमें कुछ तो फिर करना पड़ेगा। तो कुछ मजदूरों ने, कुछ गरीब मजदूरों ने मिलकर, या फिर कुछ भी नहीं पता किसने किया, तो ये सब चीजें हुई थी। तो हम इंग्लैंड का जो चैप्टर है वो यहीं पर ही फिनिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे अमेरिका की। लेकिन इससे पहले इंग्लैंड के बारे में एक निष्कर्ष के तौर पे हम एक चीज देख सकते हैं। आपने ये जो चीजें पढ़ी हैं, इन सब में पढ़ के आपको क्या समझ में आया कि जो गरीब और अमीर का डिफरेंस है ना, वो एक जगह नहीं, वो हर जगह ही है भाई। जैसे आप इंडिया में बात करते हैं ना, ऐसे इंग्लैंड में देखिए कि वहां पर भी बेचारे गरीबों को उनकी जगह से हटा दिया गया और पूरा का पूरा जो लाभ है वो बड़े बड़े किसानों ने उठाया, बड़े बड़े जमींदारों ने उठाया। ठीक है, गरीबों की संख्या बहुत बड़ी और सारे गरीबों को फिर शहर में जाना पड़ा। और हाँ, एक चीज और देखेंगे आप कि शहरों में जाने की वजह से उनकी जिंदगी जो है और ज्यादा बदतर हो गई थी मजदूरों की, गरीब लोगों की, क्योंकि शहरों में अचानक से आबादी बढ़ गई। और क्या हुआ, गांव से जब शहर में जाएंगे तो रहने के लिए कोई बढ़िया जगह तो मिलेगी नहीं और ना ही उनके पास इतना पैसा होगा कि वो आराम से अच्छी जगह पर रह सके। तो वो स्लम्स में रहेंगे और वहां पे हालात जो है बिल्कुल भी रहने लायक नहीं होते, तो फिर लोग बीमार पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका में खेती। हमने देखा कि इंग्लैंड में जो खेती थी, वहां के जो किसान थे, बड़े बड़े भूस्वामी थे, उन्होंने खेती का कैसे विकास किया और कैसे उसका फायदा उठाया। इसके अलावा हमने देखा कि मशीनों के आने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से काफी दंगे भी हुए। अब अमेरिका में देखते हैं कि हालात क्या थे। तो सबसे पहले हम एक मैप देखते हैं। यहाँ पर मैप में आपको काफी हरियाली नजर आ रही है अमेरिका में, और यहाँ पे है जंगली हरियाली पहले नंबर पर, ये वाले हैं जंगली हरियाली। फिर है यहाँ पर ये लंबी घास वाला एरिया है, काफी है। फिर है छोटी घास वाला एरिया, ये वाला है। और लास्ट है आपका रेगिस्तानी पेड़ पौधे, जो छोटी छोटी जगह है। यहाँ पर ये बड़े वाली एरिया और काफी छोटी छोटी जगह, यहाँ पर क्या है, ये रेगिस्तानी पेड़ पौधे। तो आपको देख के, पूरा मैप देख के पता चलता है कि यहाँ पर कृषि का वो लेवल अभी नहीं था जैसे कि इंग्लैंड में देखा गया। तो यहाँ पर स्थायी रूप से भी कृषि का विकास नहीं हुआ था। क्या, स्थायी रूप से भी कृषि का विकास ठीक तरीके से नहीं हुआ था। और इस चीज को देखते हुए कह सकते हैं कि लगभग 80 करोड़ एकड़ जमीन पर क्या था, अभी सिर्फ जंगल ही देखने को मिल सकता था आपको, और 60 करोड़ एकड़ जमीन पर सिर्फ घास ही थी और अभी कृषि उस लेवल पर नहीं थी। यहाँ पे एक और वर्ड आता है, ये है, अगर अमेरिका की पूरी जमीन को देखा जाए तो वहां पर जो है श्वेत अमेरिकी जो थे उनका भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था। और 1780s की अगर बात करें तो वहां पे जगह जगह पर हमें छोटे छोटे कबीले या छोटे छोटे समुदाय देखने को मिलते थे जिनका कंट्रोल था। ये क्या थे, यहाँ के मूल निवासी थे। कौन थे यहाँ के मूल निवासी? और ये क्या किया करते थे, ये इनके कुछ ग्रुप्स हुआ करते थे जिनमें से
कुछ ग्रुप तो शिकार किया करते थे और वहीं पर ही रहकर खाना ढूंढ लिया करते थे, मछली पकड़ के खा लिया करते थे। कुछ जो थे वो क्या करते थे, वो घुमंतु टाइप के थे, यानी कुछ स्थायी थे, यानी एक जगह पर रहने वाले थे। कुछ घुमंतु थे, यानी कि घूमते रहते थे, जगह चेंज करते रहते थे। और कुछ क्या करते थे, शिकार करते थे। और जो है जानवर पकड़ने में या फिर पशु पकड़ने में वो क्या थे, एकदम माहिर हो चुके थे उसमें। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो जो स्थायी रूप से वहां रहते थे वो थोड़ी थोड़ी बहुत खेती कर लिया करते थे, अपने आसपास वहां पर चीजें उगा लिया करते थे, जैसे मक्का, फलियां, ये सब चीज, तंबाकू, ये सब उगा लिया करते थे। और जो शिकार प्रवृत्ति वाले थे कबीले, वो क्या करते थे, उनमें एक चीज फेमस थी 16th सेंचुरी के आसपास, वन विलाव। वन वन बिलाव वन बिलाव, इसका जो फर है उसको ये यूरोपियन मार्केट में बेचा करते थे, या कह सकते हैं इसका व्यापार किया करते थे। तो अभी आपको समझ में आया कि जो श्वेत अमेरिकन थे उनकी संख्या कम थी, मतलब उनका कंट्रोल ज्यादा नहीं था। और अगर देखा जाए तो ये कहाँ थे, ये पूर्व की एक संकीर्ण या छोटी सी एक जगह पर ही रहा करते थे। और ज्यादातर जो था ये कबीलों में डिवाइड था जगह, और थोड़े थोड़े जगह पे कुछ मूल निवासी रहा करते थे। ये घुमंतु थे, कुछ शिकारी थे, और कुछ वन बिलाव के फर को यूरोपीय मार्केट में बेचा करते थे। तो ये सिचुएशन थी उस वक्त। इसके बाद 1920 की अगर बात करें, 1920 के आसपास में एक मैप देखते हैं। ये देखिए, ये 1920 का एक मैप है, यानी 1920 तक आते आते क्या सिचुएशन थी यहाँ पर। ठीक है, ये है अमेरिका के खेतीहर क्षेत्र। मक्का की खेती हो रही है यहाँ पर, गेहूं की, मक्का की पट्टी, मक्का और गेहूं की पट्टी। इसके अलावा ये है चारगाह इलाका, सूखी घास है इधर, गेहूं का क्षेत्र है। ग्रेट प्लेन्स है यहाँ पर, बड़े मैदान है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने देखी है। ये एरिया है रेगिस्तान है, मतलब काफी अब चीजें बदल रही थी। तो ये चीजें कैसे बदली हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। देखिए, 20वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ, यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस आए। पहले यहाँ पर मूल निवासी रहा करते थे कबीले, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो श्वेत अमेरिकन थे ये किस तरफ बढ़ने लगे, ये पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, पश्चिम एरिया की तरफ बढ़ते रहे, और वहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, उस जमीन को खेती करने लायक बनाया, यानी कृषि के लायक उस जमीन को बनाना शुरू किया। और इस पूरे प्रोसेस में किसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ये जो कबीले वाले लोग थे इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इनको वहां से विस्थापित होना पड़ा, ये वहां से चले गए। इनके जो इलाके थे वो इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे श्वेत अमेरिकन ने। इसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड मार्केट में, इतना ज्यादा विकास होने की स्टेज पर पहुंच चुके थे ये श्वेत अमेरिकी खेती के मामले में, कि उस टाइम में अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन में वर्ल्ड मार्केट में अमेरिका जो है वो काफी आगे बढ़ने लगा था। ठीक है, तो जो इंडियन या फिर कह सकते हैं मूल निवासी, यानी इंडियन मूल के जो कबीले वाले समूह थे, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। जब उनको वहां से हटा दिया, उनका जो पुराना साधन था उनसे छीन लिया गया, तो काफी उनको आगे प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक चीज है, बेकर की एक बुक है जिसका नाम है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसका एक खंड है एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें कंडीशन दिखाई गई है कि उस टाइम में जंगल जो थे वो करीब आधा थे, और जो घास के मैदान है वो 1/3 इन लोगों ने क्या कर दिए थे, साफ कर दिए थे। किस लिए, खेती करने के लिए। यानी जंगल वाला एरिया और घास वाला एरिया काफी हद तक इन्होंने हटा दिया था, उसको एकदम क्लीन करके वहां पर कृषि लायक उस जमीन को कर दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में, पश्चिम की ओर प्रसार। जैसे कि हमने बात की, जो श्वेत अमेरिकन थे अब वो पश्चिम की ओर प्रचार कर रहे थे, मतलब पूर्वी, पहले वो पूर्वी जगह पर रहते, थोड़ी सी जगह पर, लेकिन वहां से बढ़ते 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 वो पश्चिम की तरफ अब आने लगे। और यहाँ पर मेनली उन्होंने गेहूं की खेती करनी शुरू करी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये देख लीजिए आप। 1775 से लेके 1783 का जो टाइम है, इसमें क्या चला, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चला। ठीक है, और यही वो टाइम था जब अमेरिका का गठन हो रहा था। तो इस टाइम में ये लोग पश्चिम की तरफ बहुत तेजी से बढ़े, श्वेत अमेरिकन। इसके बाद एक नेक्स्ट डेट है, इसको याद रखिए। देखिए 1800 तक आते आते, यानी 1800 की बात है, वहां के जो राष्ट्रपति थे, कौन, थॉमस जेफरसन।
ठीक है। इनके राष्ट्रपति बनने तक लगभग कितने लाख जो ये व्हाइट से या फिर श्वेत अमेरिकन से, लगभग 7 लाख जो है वो पश्चिम की तरफ आ चुके थे और इस एरिया को उन्होंने खेती लायक पूरे तरीके से बना लिया था। अल्पेशियन पठारी क्षेत्र में ये लोग जाकर बसने लगे थे। तो अब क्या था कि जो पहले जहां पर ये रह रहे थे, अगर वहां से देखा जाए आज वाला एरिया, तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज लग रही थी खेती करने के लिए, क्योंकि लगातार ये इस चीज को मतलब खेती लायक भूमि जो है या खेती लायक जो जमीन है उसको बनाए जा रहे थे। इन्होंने कोई जमीन नहीं छोड़ी। कुछ ऐसी जगह जंगल वाले एरिया थे जहां पर बिल्कुल भी कृषि लायक जमीन नहीं थी, वहां पर भी इन्होंने उस जमीन के ऊपर काफी वर्क किया और उसको खेती के लायक बनाने की कोशिश करी। और ये जंगल से क्या क्या चीजें इनको मिल जाती थी, जैसे कि इमारती लकड़ी मिल जाती थी इनको, ठीक है, इसका ही निर्यात किया करते थे, यानी इसको बाहर बेचा करते थे। इसके अलावा पशुओं की खाल वगैरह इसको भी बेचा करते थे, शिकार करके जानवरों का उसकी खाल फिर बेचा करते थे। और पहाड़ी वाला जो एरिया है वहां से इन्होंने किस चीज का खनन शुरू किया, सोने का खनन शुरू करा, ठीक है, और उसको भी बेचा करते थे। तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस थी जो कि इनको आगे एक बड़े लेवल का एक खेती वाले मैदान में, खेती वाले जो एरिया है उसमें काफी सक्सेस दिलाने वाली थी। नेक्स्ट एक मिनट देखते हैं। तो ये जो श्वेत अमेरिकन हैं ये 1775 में थोड़े से एरिया में थे यहाँ पर, फिर 1830 में और आगे बढ़ गए, फिर 1850 में और आगे बढ़ गए और 1920 तक आते आते तो पूरे पर ही इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। ये लिखा है यहाँ पर 1775 से 1920 के बीच में श्वेत प्रवासियों का जो है पश्चिम की ओर प्रसार होने लगा। ठीक है, मतलब ये था कि यहाँ के जो लोग थे, मूल निवासी थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया और इनकी जगह किसने ले ली, इन नए लोगों ने ले ली, प्रवासियों ने ले ली, प्रवासियों ने ले ली, ठीक है। और 1800 तक आते आते गवर्नमेंट ने भी काफी सारी फॉर्मल नीति बना दी, मतलब फॉर्मल पॉलिसीज बना दी जिसके थ्रू ये लोग यहाँ पर अब रह सकते थे और अमेरिकन इंडियन जो थे उनको मिसिसिपी नदी के एरिया में भेज दिया गया, मिसिसिपी नदी के भी उधर भेज दिया गया, ठीक है, मतलब हटाना शुरू करा और भगा दिया उनको वहां से। कुछ लोगों ने विरोध करा और लड़ाइयां भी काफी हुई, कुछ लड़ाइयां जीती भी गई, लेकिन कुछ इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बड़े लेवल पर जनसंहार हुआ, लोगों को मारा गया, ठीक है। इसके अलावा फाइनली क्या हुआ, इनको एग्रीमेंट करना पड़ा या फिर कह सकते हैं कि समझौता संधि इनको करनी पड़ी और फाइनली जगह छोड़नी ही पड़ी, घर बार छोड़कर इनको जाना पड़ा और ये एक तरीके से यहाँ से हटा दिए गए पूरे तरीके से। अब पुराने लोगों की जगह यहाँ पर नए प्रवासी आकर बसने लगे और ये जो लहर है प्रवासियों के आने की, ये लगातार बढ़ती ही चली गई और 1820 से लेके 1850 के बीच में इन्होंने पूरी तरीके से जो मिसिसिपी घाटी है उस पर अपना पूरे तरीके से कंट्रोल कर लिया। किस पर, मिसिसिपी घाटी में अपना पूरी तरीके से कंट्रोल उन्होंने कर लिया। पूरी वहां की जो जमीन है उसको काट काट के खेत बना लिए और पूरी कोशिश की कि जंगल साफ कर दिए वहां से और वहां पर कौन कौन सी फसल उगाई इन्होंने, मक्का की और गेहूं की फसल उगानी शुरू की, इन दोनों की खेती करनी शुरू करी। अब क्या हुआ, शुरू शुरू का जो टाइम था इसमें जो उपजाऊ जमीन है या फिर कह सकते हैं कि जो उर्वर जमीन है, इन्होंने अच्छी तरीके से फसलें पैदा की, यानी फसलें उगाई इन किसानों ने। और ये क्या किया करते थे, जब एक जगह फसल उगाई और वहां पर इनको लगा कि अब मिट्टी को थोड़ा सा देर छोड़ देना चाहिए, तो ये क्या करते थे, उसको अच्छे बनाने के लिए छोड़ देते थे और फिर दूसरी जगह ये चले जाया करते थे, वहां पर जाकर ये खेती करते थे, ठीक है। तो जो प्रवासी आबादी है वो कहाँ पर, बहुत बड़े जो मैदान है मिसिसिपी नदी के पास, वहां पर जाकर अब रहने लगे। 1860 की ये बात है। और फाइनली ये हुआ कि अमेरिका जो है ये किस चीज में, गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक उत्पादक बनकर सामने आया। किसमें, गेहूं उत्पादन में एक बहुत बड़ा उत्पादक बन के सामने आया, क्या, अमेरिका, ठीक है, गेहूं उत्पादक किसान। और इसी वजह से ही इसको रोटी की टोकरी कहा गया। क्या कहा गया, रोटी की टोकरी। अमेरिका को रोटी की टोकरी यानी ब्रेड बास्केट इसको बोला जाता है अमेरिका को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर इस तरीके से दे देना है। ये इन्होंने घास के मैदानों को भी
बदल दिया है पूरे तरीके से, कहाँ, एक खेत में, जहां पर ये बाद में फिर कृषि योग्य उसको जमीन को बना दिए। सिंपल सी बातें कह सकते हैं। तो गेहूं उत्पादक किसान के बारे में बात करें यहाँ पर, तो 19th सेंचुरी के लास्ट के जो ईयर्स थे, इसमें जो है अमेरिका बहुत ज्यादा फेमस हो गई गेहूं उत्पादन में, और बहुत ज्यादा इसने प्रगति करी इस एरिया में। अब इसके रीजंस क्या थे? जो शहरी आबादी थी वो बढ़ती जा रही थी, आबादी आबादी बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, और फिर जो उत्पादन है वो भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन चल रही थी। जो लोग थे काफी ज्यादा खेती करना शुरू कर दिया उन्होंने इस चीज को लेके। जो इसकी डिमांड थी गेहूं की, काफी ज्यादा उसमें उछाल आया और लोग उत्साहित हुए बहुत ज्यादा, और किसान जो थे उन्होंने गेहूं उगाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा कुछ रीजन और थे, जैसे कि रेलवे की वजह से भी निर्यात करने में, गेहूं उत्पादन करने में, इसको भेजने में, इधर उधर निर्यात करने में काफी ज्यादा आसानी हो गई थी। तो ये जो प्रोसेस था बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जब टाइम चल रहा था, तो उस वक्त जो यूरोप है वो अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट हो गया था। मतलब पूरी तरीके से निर्भर हो गया था अमेरिका के ऊपर गेहूं उत्पादन में, क्योंकि काफी एरिया तो युद्ध में इन्वॉल्व हो गए थे। उसके बाद जो है रशिया से भी इंपोर्ट खत्म हो गया था। तो अब जो अमेरिका बचा था उसके पास जो गेहूं का जो उत्पादन है, इस वजह से काफी ज्यादा और बढ़ गया था, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो अमेरिका में जो गेहूं का उत्पादन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। इतना इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस वक्त राष्ट्रपति विल्सन जो थे, कौन? राष्ट्रपति विल्सन। उन्होंने सारे, मतलब जितने भी किसान थे उन सबको एक बात बोली, और ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि खूब गेहूं उपजाओ, और गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति किसने बोली थी, तो ये थे विल्सन, राष्ट्रपति विल्सन। तो इस चीज की अहमियत आप इस चीज से पता कर सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है वो कितने हैवी लेवल तक पहुंच चुका था। 1910 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अमेरिका में 4.5 करोड़ एकड़ जो जमीन थी उस पर गेहूं की खेती हो रही थी। 4.5 करोड़ एकड़ जमीन, इस पर किस चीज की खेती हो रही थी? गेहूं की खेती हो रही थी। और 9 साल बाद लगभग ये कितना बढ़ गया? 7.4 करोड़ बढ़ गया। यानी इसमें कितने परसेंट का इजाफा हुआ? 65% ज्यादा हो गया। ठीक है। और ये जो वृद्धि थी ये ग्रेट प्लेन्स में भी हो रही थी, मतलब जगह जगह पर जो किसान थे वो अपने खेतों को बड़ा करता जा रहे थे। ठीक है। और बहुत ही बड़े लेवल पर उन्होंने जो है, किसानों ने कब्जे में भी ले ली थी बहुत जमीन। तो ये वाली सिचुएशन आई थी। अब आया नई तकनीकी का आगमन। अब पता ही है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे ही मांग बढ़ी, फिर उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी का भी युग ये चल रहा था। तो तकनीकी विकास भी यहाँ पर हमने देखने को हमें मिलेगा। 19वीं सदी के शुरुआत के टाइम में क्या हुआ? जो प्रवासी थे, जैसे जैसे उन्होंने जमीन पर कब्जा करना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी जो काम करने की चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, उनको भी सुधारना शुरू कर दिया। तकनीकी में काफी विकास हुआ। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि जो मैदान है, मैदानी एरिया है, वहां पर कृषि करनी, और जो जंगल का जो एरिया है, वहां जहां पर बड़ी बड़ी घास के मैदान है, यहाँ पर खेती करने के लिए अगर जमीन को बनाना है तो उसके लिए पहले उसको घास को वहां से निकालना पड़ेगा, जंगलों को साफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हल है वो पहले वाले ट्रेडिशनल वाले यूज नहीं हो सकते, उनको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। बहुत बड़े लेवल के होने चाहिए। तो फिर हलों का विकास हुआ। तकनीक में विकास कहाँ पे हुआ? हलों का विकास हुआ, यानी हल विकसित किए गए, नए लेवल के बनाए, बड़े लेवल के बनाए गए। और इसमें कुछ हल कितने, लगभग 12 फुट लंबे हल भी बनाए गए। और ये किस तरीके के थे? इस तरीके के। ठीक है। हल का अगला हिस्सा एक छोटे से पहिए पर टिका हुआ है, पीछे की तरफ एक हत्था लगा होता था जिसकी मदद से हल को आगे पीछे चलाया जा सकता था। इस हल में कौन लगाए जाते थे? बैल या घोड़े इसको जोतते थे। ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हलों का विकास हुआ, ये हमने देखा। इसके अलावा 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अब हल तो हो गए, इसके अलावा ट्रैक्टर। ठीक है। ट्रैक्टर और डिस्क की हेल्प से क्या, हलों का यूज किया जाता था। अच्छा, ये काम भी हो गया हल वाला। अब क्या होगा? फसल उग गई और फसल की अब कटाई होनी है,
तो फसल कटाई के लिए भी अब मशीन्स बड़ी बड़ी चाहिए, क्योंकि कटाई अब पहले लोग क्या करते थे, काफी ज्यादा लोग लगा करते थे फसल कटाई में, लेकिन अब कटाई के लिए भी अलग तरीके की मशीन्स का यूज होने लगा। पहले बहुत सारे लोग कटाई के टाइम में बहुत सारे लोग लगा करते थे, लेकिन 1831 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नया आविष्कार हुआ जिसकी वजह से क्रांति सी आ गई। ये था साइरस मैककॉर्मिक द्वारा 1831 में बनाया गया रीपर। इसकी हेल्प से काफी आसानी हो गई थी इनको काम करने में। 16 आदमी इस हंसे के साथ काम कर सकते थे और काफी इजीली काम किया जा सकता था। देखिए घास काटने के लिए हंसिया इस तरीके से पहले यूज होता था, ठीक है। बाद में फिर मशीन आ गई थी तो फिर चीजें चेंज हो गई। और है ड्रिल मशीनों द्वारा बीजों की रोपाई। मशीन्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। तो इस चीज का हम आगे देखेंगे, असर कुछ देखने को तो मिलेगा। 1831 में सैरोस, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था, मैककर्मिक द्वारा औजार का आविष्कार किया गया और ये थी यही मशीन, ठीक है। अब क्या हो गया, ज्यादातर लोग क्या चीज यूज करने लगे, कंबाइंड हार्वेस्टर। क्या कंबाइंड हार्वेस्टर्स का यूज किया जाने लगा, किस चीज के लिए, फसल काटने के लिए, ठीक है। फसल काटने के लिए ज्यादातर कंबाइंड हार्वेस्टर्स का यूज होने लगा। और इससे क्या फायदा मिलता था कि लगभग 500 एकड़ जो जमीन थी उसकी कटाई सिर्फ 2 सप्ताह में ही की जा सकती थी। इतना ज्यादा फायदा इस चीज से मिला। मशीन से काफी ज्यादा नुकसान, सॉरी, मशीन से इस चीज में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिला इस फील्ड में, ठीक है। वर्कर्स जो थे वो कम कर दिए गए, क्योंकि मशीन जो थी अब वर्कर्स का काम करने लगी थी। और अब लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बिजली से चलने वाली मशीन्स थी वो ही इतना काम कर लिया करती थी कि 4 लोगों का काम जो है, मतलब कह सकते हैं कि 4 लोग मिलके कितना काम कर सकते थे, लगभग 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। इतना ज्यादा फर्क आ गया था, देखने मिला था, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। मशीन्स तो आई और मजदूर रिप्लेस कर दिए गए। तो ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से काफी चीजों में बदलाव आया। बदलाव ये आया कि जो गरीब किसान थे, जो गरीब मजदूर थे, उनकी जिंदगी तो एकदम बर्बाद हो गई। लोग जो है मशीन को, ये छोटे किसान जो है मशीन को बर्बादी के रूप में देखने लगे और कहने लगे मशीन एकदम बेकार चीज है। और उन्होंने, काफी जो छोटे किसान हैं, उनने मशीन्स को इस उम्मीद के साथ खरीदा था कि क्या होगा, इससे हमें फायदा मिलेगा और हम काफी पैसे कमा सकेंगे। लेकिन टाइम जो है वो चेंज होता रहता है। इन्होंने ऋण पर, यानी कि बैंक्स वगैरह से लोन भी करा लिया था, लोन करा लिया था और बैंक ने इनको लोन कर भी दिया था। लेकिन क्या हुआ बाद में कि जब वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद मंदी आई, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि पूरे सारे देश ही गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो हमने उस वाले लास्ट वाले अपनी वीडियो में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां पर देख लेना। उसमें भी मैंने बताया इस चीज का कि जो किसान थे, काफी ज्यादा अति आ गई थी खाद्यान्न की, मतलब गेहूं जो था पूरी मार्केट में इतना ज्यादा हो गया था, खरीदार इतने थे नहीं। उधर सारी कंट्रीज मिलके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर अब खत्म हो चुका है, तो अब उधर भी खेती शुरू हो गई और अमेरिका में भी खेती हो रही है, बाकी जगहों पर भी खेती हो रही है। तो गेहूं जो था इतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन होने लगा कि वो पड़ा पड़ा सड़ने लगा, ठीक है, खराब होने लगा। और ये नौबत आ गई थी कि गेहूं को अपने पशुओं को खिलाना पड़ा था उनको, अपनी फसल को, इतना ज्यादा अति आ गई थी। इतना दाम मिल नहीं रहा था, उसमें गिरावट आ गई थी, क्योंकि अगर मुझे 10 किलो गेहूं की जरूरत है तो मुझे 20 किलो में कहाँ से खा लूंगी। और जब मुझे पता है कि कीमत कम ही है तो मैं इतना ज्यादा वो क्यों करूंगी, मैं बाद में खरीद लूंगी ना मुझे अगर जरूरत पड़ेगी। तो यही चीज हुई, खरीदार मिल ही नहीं रहे थे उस वक्त और इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया था। तो इस हैवी प्रोडक्शन की वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। और ये 1930 के आसपास की बात है, जब मंदी का दौर चल रहा था। नेक्स्ट है हमारा रेत का कटोरा। अब रेत का कटोरा जो शब्द है, ये पहले हम देखेंगे। अब रोटी की जो टोकरी थी, यानी अमेरिका को रोटी की, या रोटी का टोकरा भी कह सकते हैं, रोटी की टोकरी भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इससे ऐसा क्या हुआ कि रेत का कटोरा ये बन गया। देखिए यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं। इस पिक्चर में आपको पूरा काला काला पूरा आसमान नजर आ रहा है, धूल से भरा हुआ। पश्चिम कंसास में काला तूफान 14 अप्रैल 1935 को ये आया। पूरा जो एरिया है वो तबाह होने की कगार पर है, बल्कि हो भी गया। और इसके अलावा यहाँ पर एक और पिक्चर है जिसमें ये जो एनिमल्स हैं, ये जो
जानवर है ये मरे पड़े हैं यहाँ पर, और जो मशीन है ये भी दबी हुई है और बहुत बुरी हालत में है। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? अब 1930 का जो शुरुआती टाइम है, ये जो पूरा दशक है, ये इसी चीज में बना रहा, ठीक है। और काफी ये ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे रेत का तूफान आया, काफी चीजें हुई। तो ये जो मैदानी एरिया था, यहाँ पर क्या हुआ, दक्षिण का मैदानी एरिया था, यहाँ पर रेत के काफी तूफान चले। दक्षिण का ये एरिया था, यहाँ पे काफी रेतीले तूफान उड़े, और इनकी जो ऊंचाई थी वो लगभग 7,000 से 8,000 फीट तक थी। और ये जो पूरा दशक था 1930 का, ये तूफानों से ही भरा रहा। काफी आसमान में धुआं हो जाता था, कीचड़ से भरा हुआ ये तूफान होता था। शहर खेत कोई भी चीज इसमें बची नहीं, सारी मशीन्स वशीन्स जो भी लोग थे। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो नदी वाला एरिया है उसके ऊपर भी इतना बुरी तरीके से जम गया ये तूफान, ये कीचड़, जिसकी वजह से जो मछलियां थी वो भी मर गई, खेत खराब हो गए, और रेत में सब कुछ दब गया। तो ऐसे क्या चीज हुई कि इतनी बुरी हालत हो गई? तो ये आपको पता तो है ही, 1930 का जो दशक है, इसमें इसके शुरुआती टाइम में जो है बारिश नहीं हुई, ठीक है। वर्षा जो है बिल्कुल भी नहीं हुई, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर सूखा पड़ गया। और दूसरी बात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बारिश ना पड़ने की वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। लेकिन जो रेत का जो तूफान है, ये बहुत ज्यादा भयानक काले तूफान में कैसे हुआ? क्योंकि जो जमीन है ना, ज्यादातर क्या किया गया था, जैसे कि मैं इस पूरे टॉपिक में बता ही रही हूँ, पूरे जमीन को काट काट के खेती लायक बना दिया गया। तो जो जमीन है उस पर फ्रिक्वेंटली यानी बार बार खेती की जा रही है, तो उसका जो जमीन का जो एरिया है, जो उसकी ऊपरी परत है, वो टूट चुकी थी काफी हद तक। वहां पर जो घास है बिल्कुल भी नहीं बची थी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक असंतुलन की स्थिति आ गई, यानी बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रहा वहां पर। और इस वजह से जो तूफान है उसने बहुत भयानक रूप ले लिया था। अब क्या हुआ था, जो किसान थे उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हम खरीद लेंगे या फिर हड़प लेंगे, और उसके बाद हम खूब पैसा कमाएंगे, इस पे फसल उगाएंगे। लेकिन उनका जो सपना था पैसा कमाने का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, क्योंकि जो तूफान है बहुत बड़े लेवल का आया। अब इस चीज से लोगों को पता चला कि जो पर्यावरण है उसके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो वो भी वापस से आपके साथ खिलवाड़ करेगा। पर्यावरण का असंतुलन बताता है कि पर्यावरण में संतुलन की कितनी ज्यादा जरूरत है, और हम लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। सिर्फ अपने लालच लोभ पर ही नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात आ जाती है कि अगर हम अभी सब कुछ यूज कर लेंगे तो बाद में क्या छोड़ेंगे। तो वही वाली चीज है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारतीय किसान। देखिए, हमने कंडीशन देखी इंग्लैंड की, कि इंग्लैंड में किस तरीके से चीजें बदली, और बाड़ाबंदी जो है वो कितना ज्यादा इस चीज का जो बड़ा रूप है। किसान बेकार हो गए, मजदूरों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इसके बाद हमने अमेरिका में देखा, जहाँ पर जो श्वेत अमेरिकी थे उन्होंने वहां के मूल निवासियों को वहां से हटा दिया उनकी जमीनों से, और वहां पर खेती करनी शुरू कर दी। काफी प्रॉफिट की वजह से उन्होंने खेती शुरू करी, और काफी लोन भी लिया, काफी कर्जे में भी आए। लेकिन फाइनली क्या हुआ, हमने रेत का तूफान देखा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें उनको झेलनी पड़ी, और करोड़ों बनाने का सपना उनका टूट गया। तो हमने, और इसके साथ साथ हमने अमेरिका में और इंग्लैंड में मशीनों के बारे में बात की, कि औद्योगिकरण की वजह से, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से काफी फायदा उठाया अमीर किसानों ने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में क्या कंडीशन रही होगी, भारत में किसानों का क्या हाल रहा होगा, क्या हालात रहे। तो 18वीं शताब्दी के लास्ट में और 19th सेंचुरी की शुरुआत में भारत में जो है ग्रामीण क्षेत्र जो है काफी प्रभावित हुआ। अगर हम बात करें 1757 की, तो यह इस वक्त क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था भारत में, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अंग्रेजी सत्ता ने चीजों को कंट्रोल में कर लिया, और जो गवर्नमेंट इनकम है उसको वो बढ़ाना चाहते थे। गवर्नमेंट इनकम जो है, यानी अपनी सरकारी जो आय है, इसको अब अंग्रेज बढ़ाना चाहते थे। और उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत, या फिर एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उन्होंने क्या किया, लगान वसूलना, यानी भू राजस्व कलेक्ट करना उन्होंने शुरू किया। इसको बोला जाता है लगान, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद काफी सारी चीजों पर कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने, और वो अब नई नई चीजें तलाश रही थी कि कहाँ से ज्यादा इनकम हो सकती है। क्योंकि औपनिवेशिक काल है, भारत उपनिवेश है, तो वहां से इनकम ही तो जनरेट करनी है, वहां से फायदा ही तो उठाना है, इसलिए तो वहां पर है। तो भू राजस्व यानी लगान लगाना उनको बिल्कुल एक सही ऑप्शन लगा, और इनको एक अच्छे तरीके से इन्होंने
समझ लिया कि इसको ही हमें कुछ करना पड़ेगा। काफी सारी पॉलिसीज बनाई इस चीज को लेकर। इसके अलावा जंगल हुए और चारागाह हुए, इनकी जमीनों को भी चेंज कर दिया गया किस चीज में, खेती के लायक जमीन में। और इंडियंस से बहुत ज्यादा अधिकार छीन लिए गए। काफी सारे अधिकार उन्होंने अपने कंट्रोल में रख लिए कि इस एरिया में आप खेती नहीं कर सकते, या फिर ये चीजें आप यहाँ पर नहीं ला सकते। मतलब जंगलों पे उन्होंने अपने नए नए रूल लगा दिए। अब कोई भी मनचाहे तरीके से जंगलों में भी का यूज नहीं कर सकता था। तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने लगा दिए, संसाधन अपने कंट्रोल में कर लिए और काफी ज्यादा पाबंदियां लगा दी। इसके बाद 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इसके शुरुआती टाइम की, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ व्यावसायिक फसलों को शुरू किया। क्या? व्यावसायिक फसलें, जिनसे ये काफी ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में जिन फसलों की डिमांड थी ना, या फिर इंग्लैंड में ब्रिटेन में कह सकते हैं कि जिन फसलों की ज्यादा डिमांड थी, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा डिमांड थी, उन्होंने भारत में उन फसलों को उपजाना या उगाना शुरू किया और काफी ज्यादा किसानों को प्रोवोक किया कि वो इन फसलों को उगाएं। इनमें से ही एक इम्पोर्टेंट फसल है नील। नील की खेती के बारे में आपने सुना है और आंदोलन के बारे में भी सुना होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में नील की काफी ज्यादा मांग थी, डिमांड थी, तो इसके लिए नील उगाया गया। इसके अलावा कुछ और फसलें थी जो बाद में उगाई गई, जैसे कि गन्ना, कपास, इसके अलावा जूट जिसको पटसन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं, गेहूं, इनकी पूर्ति इन्होंने भारत से ही की। और इन फसलों को क्या किया जाता था? इन फसलों को निर्यात किया जाता था, यानी एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, लंकाशायर और मैनचेस्टर, लंकाशायर और मैनचेस्टर के कपड़ा, समझ रहे हैं आप? मतलब अपने खुद के निजी यूज के लिए भी इन्होंने यहाँ पे इंडिया में फसलों को उगाया और वहां पर भेज दिया करते थे अपनी कंट्री में, ताकि वहां पर रॉ मटेरियल इनको मिल सके, कच्चे माल इनको प्रोवाइड हो सके। तो पूरे जो भी चीज उन्होंने किया अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए ही किया, और कंट्री में से काफी सारी चीजें बाहर भेजी गई। ठीक है, अब देखते हैं आगे। चाय का शौक। चाय का शौक का मतलब क्या है? ये जो चाय का शौक है, ये काफी सारी चीजों से रिलेट करता है। चाय है, इंग्लैंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया है, इसके अलावा अफीम है। ये कुछ वर्ड आपस में मिले जुले हैं। तो भारत में जो अफीम की खेती है, यहाँ पे एक वर्ड आया है, भारत में अफीम की खेती। ठीक है, भारत में अफीम के उत्पादन का जो इतिहास है वो किससे रिलेटेड है? चीन से और इंग्लैंड से। यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज की कहानी देखने को मिलेगी। चलो देखते हैं अब क्या हुआ था। 18th सेंचुरी के लास्ट के टाइम में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, वो तो आपको पता ही है, वो मुनाफा कमाना तो चाहती ही थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा कमाना चाहती थी, तो ये चीन से खरीदा करती थी क्या? चाय और रेशम। क्या? चाय और रेशम। ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीद के कहा? इंग्लैंड में भेजा करती थी और मुनाफा कमाती थी। दोबारा सुन लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में भेजा करती थी। और जो चाय का व्यापार है वो तो बहुत ही ज्यादा अब यहाँ पर पॉपुलर होने लगा था। कह सकते हैं कि 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ जो थे पौंड चाय के लिए आयात किया जाता था। और 1830 तक आते आते इसका जो आंकड़ा है वो कितना बढ़ चुका था? वो डबल हो चुका था। ठीक है, अब हो चुका था 3 करोड़ पौंड, इसको पार कर चुका था। तो ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफी ज्यादा मुनाफा कमा रही थी। किस चीज को बेचकर? चाय को बेचकर। तो चाय बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज बन गई थी। अब यहाँ पे कुछ समस्याएं देखने को मिली। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इसमें दिखाया जा रहा है इंग्लैंड में, ठीक है, लंदन, और यहाँ से ये कैंटन है, ये कलकत्ता है, ये चीन है। तो यहाँ से ऐसे जाया जा रहा है, यहाँ से आया जा रहा है, फिर इंडिया में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ये दर्शा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि त्रिकोणीय व्यापार को ये दर्शा रहा है। अब आगे बात करें तो चीन में कौन सा शासक था? मंचू शासक। चीन का जो मंचू शासक था, इसको डर था कि कहीं ये जो विदेशी व्यापारी हैं ये राजनीति में हस्तक्षेप ना करें और हमें स्थानीय रूप से जाने, यानी जहां पर मैं इनको व्यापार के लिए अनुमति दे रहा हूँ कहीं वहां पर कब्जा ना कर ले या फिर हस्तक्षेप ना करें। तो ये चाहता था कि
विदेशी वस्तुओं का जो व्यापार है वो उसके लिए बाहर वालों के लिए बंद करने के उसमें था। ठीक है, ये चाहता था कि बाहर जो विदेशी जो व्यापारी आते हैं वो इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यापार ना कर पाए। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाने के चक्कर में था। अब व्यापारी जो है वो चाय की बात आती है कि भाई चाय तो हमें चाहिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, और चाय के बदले इनको क्या करना पड़ता था। व्यापारी जो चाय के बदले में क्या देते थे, चांदी के सिक्के। क्या? चांदी के सिक्के। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, जिनको क्या कहा जाता था, बुलियन। तो इनको एक ऑप्शन ढूंढना था। इस तरीके से तो भाई ये पूरा खजाना ही खाली हो जाएगा इनका। तो इनको ऑप्शन ढूंढना था, इंग्लैंड को ऑप्शन ढूंढना था कि चाय के बदले चांदी के सिक्के जा रहे हैं, तो इस चांदी के सिक्के में की जगह पे हमें कोई एक और चीज लानी पड़ेगी जिसको हम रिप्लेस कर सकें। ठीक है, कोई एक उत्पाद चाहिए, कोई एक प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम चीन में भेज सकें और चीन से बदले में हम चाय का उत्पादन कर सकें, या चाय का जो इम्पोर्ट है वो कर सकें, और फिर बाद में उसको आगे जाके बेचा जा सकता था। तो एक ऐसी ही चीज, एक ऐसा ही उत्पाद इनको मिल ही गया फाइनली। ठीक है, और ये उत्पाद क्या था, इन्होंने खूब ढूंढा और इनको मिला अफीम। ठीक है, अफीम एक ऐसा उत्पाद था जो कि चीन में अफीम की शुरुआत, अगर हम चाइना की बात करें तो चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं सेंचुरी में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। लेकिन जो अफीम है उसको मुख्य रूप से यहाँ पर चीन में किस चीज के रूप में, एक औषधि के रूप में यूज किया जाता था, मतलब इससे मेडिसिन वगैरह बनाई जाती थी। इसके अलावा अफीम का यूज यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मतलब मना किया हुआ था, अफीम का कोई यूज नहीं है, सिर्फ औषधि के निर्माण में हम इसको यूज करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कभी कि कोई चीज पे बैन लगा हो और वो चीज इंपोर्ट ना हो या फिर एक्सपोर्ट ना हो, तो वही चीज हो रही थी। इसके बावजूद भी, राज्य की पाबंदी के बावजूद भी स्टेट ने पूरी तरीके से मना किया हुआ था। चीन में अवैध तरीके से चीन का जो ये अफीम जो है इसका ये लाया जाता था। ठीक है, और पश्चिम के व्यापारी लेकर आते थे, और दक्षिण पूर्वी जो बंदरगाह हैं इसके चीन के, यहाँ पर इसको लाया जाता था। 1820 की अगर बात करें तो अफीम के लगभग कितने, 10,000 क्रेट अवैध तरीके से यहाँ पे लाए जाते थे। और 15 साल, लगभग 15 साल बाद इसकी जो संख्या है या फिर इसका जो नंबर है वो 35,000 क्रेट हो गया। ठीक है, यानी पहले 10,000 क्रेट ही लाया जाता था और 15 साल में इतना डिफरेंस आया कि 35,000। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इस चीज का यूज हो रहा होगा चीन में। यहाँ पर एक पिक्चर है, इसको देखते हैं। ठीक है, डेनियल ने बनाई है ये, और ये बताया गया है 1786 में ये भारत आए थे, और वे दोनों पहले चीन गए थे। वहां कुछ समय बिताने के बाद वे कैंटन दक्षिण चीन तक जा पहुंचे, और वहां पर उनका जहाज भारत के एक बंदरगाह पर पंजीकृत था, लेकिन इस जहाज से पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। चीन के साथ अफीम के अवैध व्यापार के लिए इन जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे क्या हुआ हम ये देखते हैं। ठीक है, अफीम वाली बात आई। इस चीज को देखते हुए जो है चीन की जो सरकार थी उसको लगा कि भाई अवैध तरीके से जो अफीम का जो आयात हो रहा है इससे जो है चीन बर्बाद हो जाएगा, और चीन के जो लोग हैं उनको आदत लग जाएगी, ये एक लत की तरह काम करेगा, तो लत बन जाएगा तो गलत है। तो क्योंकि लत बन गया था, वहां के जो दुकानदार थे, सरकारी कर्मचारी थे, और जितने भी लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, चाहे वो भिखारी थे, सब लोग क्या करने लगे थे, इस अफीम का यूज करने लगे थे। और 1839 में कैंटन में एक विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया, और इस आयुक्त का नाम क्या था, इसका नाम था जे शू। जे शू। तो जेशु को क्या काम दिया गया था कि अफीम के जो तस्करी है उसको रोकने का। तो इसने लगभग 40 लाख लोग अफीम का सेवन कर रहे हैं, इसने रिपोर्ट दी कि हमारे देश में लगभग 40 लाख लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, और लगभग, और कुछ डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इस चीज को आगे बताया कि कितने लोग यहाँ पर हैं, जैसे कि उन्होंने आंकड़ा बताया 1,20,00,000 जो लोग हैं वो अफीम की लत के आदी हो चुके हैं। तो इस तरीके से चीन जो है अब अफीमचियों का देश बन चुका था। किसका? अफीमचियों का देश बन चुका था, यानी अफीम इतना ज्यादा लत के रूप में लोगों को लग चुका था जिसको अवैध व्यापार के थ्रू यहाँ पर लाया जाता था। तो अब जो जेशु है, ये देखने वाला, ध्यान से देखने वाली चीज है, जो जेशु है इनको क्योंकि आयुक्त नियुक्त किया गया था तो इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया इस चीज को लेके, और 1839 में इनको जब नियुक्त किया गया तो इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया, इसका व्यापार को पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करी, और
इसके अलावा जितने भी लोग थे उनको जेल भी भिजवाया गया, लगभग 1600 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 11,000 पौंड जो अफीम है उसको पकड़वाया इन्होंने। तो ये सब जो चीजें हो रही थी ना, इससे इंग्लैंड और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पड़ गया। इन्होंने काफी सारी पॉलिसीज चेंज कर दी जेशू ने, और इंग्लैंड के व्यापार पर रोक लगा दी। ठीक है, इंग्लैंड के साथ जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, उस पर रोक लगा दी, जिससे कि इंग्लैंड जो है वो एक तरीके से नाराज हो गया। और ये नाराजगी किस चीज के रूप में सामने आई? ये आई अफीम युद्ध के रूप में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अफीम युद्ध है किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1837 से लेके 42 तक चला था अफीम युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? चीन और इंग्लैंड के बीच में। क्यों हुआ था मैंने बता ही दिया, क्योंकि चीन में जेशू जो आयुक्त थे अफीम को रोकने के लिए, अफीम की तस्करी को, तो इन्होंने चीन को विदेशी इंग्लैंड के साथ विदेशी व्यापार करने के लिए मना कर दिया था। तो फिर चीन इस चीज से परेशान होकर इंग्लैंड ने क्या किया, इसके विरोध में उसने युद्ध के लिए बोल दिया। तो अफीम युद्ध 1837 से 42 के बीच में, जिसमें कि चीन जो है उसकी बुरी तरीके से हार हुई और इंग्लैंड इसमें जीत गया। फाइनली इनके ऊपर बहुत सारे समझौते वगैरह लगाए गए और संधि वगैरह हुई, तो वो तो बाद की बात है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब अंग्रेज व्यापारी की। हमने देखा अफीम की खेती के बारे में, कैसे चीन के साथ व्यापार होता था, वह तरीके से अब हम देखते हैं कि भारत में इस चीज को कैसे प्रमोट किया गया। तो भारत में मेनली यहाँ पर बात करेंगे बंगाल की। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों की जब बंगाल विजय हो गई, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पर अफीम की खेती इन्होंने शुरू करवाई। जैसे जैसे चीन में अफीम की मार्केट बढ़ती गई, वैसे वैसे इन्होंने बंगाल में भी ये चीज बढ़ा दी, और यहाँ की जो बंदरगाह थे, यहाँ के जो पोर्ट्स थे, यहाँ से अफीम का निर्यात अब बढ़ा दिया गया, काफी ज्यादा बढ़ने लगा। 1767 की अगर बात करें तो भारत से केवल कितना जाता था, 500 पेटी जाती थी, जो लगभग 2 मन के बराबर थी। ठीक है, इतना निर्यात किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ ये और बढ़ता चला गया, और 1870 तक आते आते तो हर साल गवर्नमेंट लगभग कितनी 50,000 पेटी अफीम भेजा करती थी या फिर निर्यात किया करती थी। ये व्यापार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था, और अफीम की जो डिमांड है, मांग है, वो काफी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसको पूरी करना इतना आसान काम नहीं था गवर्नमेंट के लिए, अंग्रेजों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, भारत के जो किसान है उनको और मनाना शुरू करा। ठीक है, देखिए अफीम की खेती के लिए सबसे पहली जरूरत क्या थी, उर्वर जमीन। यानी जमीन जो है वो काफी ज्यादा उपजाऊ होनी चाहिए। अब अगर उपजाऊ जमीन होगी और वो गांव के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसकी खेती जो है वो मुश्किल होती है थोड़ी। तो ऐसी जमीन जो थी, जो किसान है उनको क्या करना पड़ेगा, उर्वर जमीन पर यानी उपजाऊ जमीन पर जो पहले ही उगाया करते थे, वो दाल वगैरह उगाया करते थे, उसकी फसल तो वो अब उगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पर तो अब अफीम उगेगी। तो इससे उनको भारी नुकसान होगा। ठीक है, दाल की फसल अब वो नहीं उगा पाएंगे। जमीन जो है वो खराब भी होने का डर रहता था, अनिश्चित होता था, और पैदावार का भी उन्हें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। दूसरा ये था कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी। ठीक है, तो क्या करना पड़ता था, जमीन लेने के लिए उनको लगान देना पड़ता था, मतलब कह सकते हैं कि कर्जा लेना पड़ता था इस चीज के लिए उन्हें। और इतने ज्यादा उससे कमाई भी नहीं होती थी, अफीम की खेती से इतना ज्यादा फायदा भी नहीं होता। थर्ड चीज क्या थी, अफीम की जो खेती थी वो बहुत ही, उसको हार्ड वर्क की जरूरत है, बहुत ही मुश्किल से होती थी। इसके प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, और इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अपनी मेहनत का फल कुछ भी नहीं मिलता था। सरकार जो है उनको इतना ज्यादा जो मूल्य है, इतने ज्यादा जो पैसे हैं वो प्रोवाइड करती ही नहीं थी कि जो मन से काम किया जाए। तो ये रीजन था। फिर बात आती है किसानों को फिर मनाया गया। अंग्रेज जो व्यापारी थे उन्होंने किसानों को मनाना शुरू करा, और इसके लिए उन्होंने कौन सी चीज अपनाई, अग्रिम रकम। पहले उन्होंने ऐसे ग्रुप को ढूंढा जिनके पास पैसे की काफी ज्यादा कमी थी, और उन्होंने एरिया डिसाइड किया बंगाल बिहार का। ठीक है, बंगाल और बिहार का एरिया डिसाइड किया इस चीज के लिए। इसमें जो थे गांव के लोग जो बहुत गरीब थे और जिनका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया, और उनको क्या किया, उनको बोला कि हम तुम्हें खाना भी देंगे, कपड़े भी देंगे, और इन सब चीजों की हम व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वो लोग मान भी जाते थे। अब हम बात करते हैं 1780 के आसपास की। तो 1780 के आसपास जो है गांव का जो मुखिया होता था, वो क्या करता था, इन किसानों को बोलता था अफीम की खेती करने के लिए, क्योंकि जो
गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो गांव के प्रधान के साथ, यानी जो बड़े लोग होते हैं मुखिया वगैरह, उनसे करवाते थे काम, और वो फिर छोटे किसानों को काम पर लगा देते थे। तो इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, तुम्हें, इन मुखियाओं ने बोला किसानों से कि हम तुम्हें अग्रिम रकम देंगे, यानी तुम्हें पहले ही पैसे दे दिए जाएंगे थोड़े बहुत, ताकि तुम आगे काम कर सको। इसके अलावा हम तुम्हें कर्जा देने को भी तैयार हैं, और जमीन का टुकड़ा बटाई पर भी दे देंगे। मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने बोला कि हम काफी सारी चीजों की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन तुम क्या है, तुम काम करने के लिए तैयार हो। अगर ये लोग अग्रिम रकम ले लिया करते थे, मतलब अगर इन्होंने एक बार पैसे पकड़ लिए, ठीक है, तो क्या होता था, पैसे पकड़ लिए एक बार तो फिर ये मना नहीं कर सकते थे, और एक तरीके से इनको बंधुआ भी बना लिया जाता था। मतलब फिर तो उनको सिर्फ अफीम उगानी नहीं है, फिर तो सारे ही काम इनके करने पड़ते थे। तो ये भी चीज थी। इसके अलावा अफीम के कुछ एजेंट भी होते थे, ठीक है, इन एजेंट्स के थ्रू काम करवाया जाता था, और ये एजेंट्स ही कीमत भी डिसाइड करते थे कि कितनी कीमत पर इनको खरीदना है, कितनी कीमत पर आगे इसका निर्यात करना है। तो यही चीज थी। और जो कीमत होती थी वो तो हमेशा से ही कम होती थी, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान इस चीज से होता जा रहा था। फसल की जो कटाई है वो कौन करते थे, एजेंट, और कीमत भी वही डिसाइड करते थे, और जो पैसा मिलता था इन मजदूरों को वो भी एजेंट ही डिसाइड करते थे। तो अब क्या प्रॉब्लम सामने आई, इन किसानों की जो आय है वो काफी कम होने लगी, और बाहर यहाँ से खरीद कर, भाई एक बिजनेसमैन का क्या होता है कि वो जो सामान खरीद रहा है वो कम दाम पे खरीदे, और जब सामान बेचे तो उसे ज्यादा प्राइस पर बेचे, ठीक है, तभी तो मुनाफा कमाएगा। तो इसके जो बीच का डिफरेंस है, ये ही वो राजस्व था जो सरकार वसूल कर रही थी, जहां से वो पैसा कमा रही थी, कि कम दाम पर यहाँ पे किसानों को कम दाम दिया, और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्होंने मार्केट में, क्योंकि मार्केट में डिमांड तो थी ही, और उसको बेचा। तो ये चीज फेस करनी पड़ रही थी वहां के किसानों को। अब बात करते हैं कलकत्ता की, ठीक है। तो क्या हो रहा था, अफीम का जो उत्पादन है वो कम से कम लागत पर किया जा रहा था, और ज्यादा से ज्यादा उसको दाम पर बेचा जा रहा था कलकत्ता में, और यहीं से ही डायरेक्ट चीन के साथ व्यापार यहाँ पर हो रहा था, और काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा रहा था। अब ये सब सिचुएशन चलते चलते जो किसान है वो परेशान हो चुके थे। उन्होंने बोला कि हमारी जो आय है उसको, उसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा करो, हमारा जो कीमत है उसको बढ़ाई जाए। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, और यहाँ तक कि जो बनारस के जो किसान हैं उन्होंने तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम अफीम की खेती अब करेंगे ही नहीं, और उन्होंने इसके बदले में अपनी जमीन पर गन्ने और आलू की खेती करनी शुरू करी। हर तरीके से उनको इस फसल में नुकसान ही हो रहा था, तो इन्होंने बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम खेती करेंगे ही नहीं बनारस में। और उन्होंने अपनी जो फसलें हैं, वो जो घुमंतु लोग हैं उनको बेच दी। अगर हम बात करें 1773 की, तो यहाँ पे जो बंगाल जो सरकार है उसने अफीम व्यापार पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। जो गवर्नमेंट है उसने बंगाल में अफीम व्यापार पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। बाहर का कोई भी, मतलब वहां पे उगाई हुई जो फसल है, अफीम है, वो बाहर नहीं बेची जा सकती थी। इसके अलावा कुछ गैर ब्रिटिश एरिया भी थे। क्या? गैर ब्रिटिश एरिया, जहां पर अफीम की खेती हो रही थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इस बारे में। कुछ गैर ब्रिटिश एरिया थे जहां पर अफीम की खेती हो रही थी, और वो अपने हिसाब से फसलों को बेचा करते थे, जैसे कि मध्य भारत में और राजस्थान में। यहाँ पर खेती हो रही थी और ये लोग अपने हिसाब से बेचा करते थे। तो देखिए, अगर मेरे हिसाब से काम होगा तो मैं उसको वैध घोषित करूंगा, और अगर मेरे अगेंस्ट काम होगा तो मैं उसको अवैध घोषित करूंगा। तो सेम चीज हुई यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आकर तुम काम कर रहे हो तो वो वैध है, और अगर गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर तुम वही काम कर रहे हो तो वो अवैध है। ठीक है, तो ये चीजें जो जो लोग इस तरीके से इन्वॉल्व थे, उसके अलावा कहीं और बेच रहे थे फसलों को दूसरे एरिया में, तो उनको अवैध घोषित कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो उसको गैर ब्रिटिश बोला गया। ठीक है, और क्या कहा गया, जो स्थानीय व्यापारी थे उनको हथियार रखने पड़ते थे अपने पास इस चीज को बेचने के लिए, मतलब फसलों को ले जाने के लिए, अपने व्यापार को ले जाने के लिए। तो अंग्रेज इस चीज को क्या मानते थे, इसको अवैध व्यापार मानते थे, और इसको एक तरीके की तस्करी भी वो मानते थे, जिस पे रोक लगाने की बात करते थे। तो सरकार जो है वो अफीम पर अपने पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहती थी, ताकि पूरे तरीके से उसका ही फायदा हो, और एजेंट वगैरह सब कुछ उसने अपने नियुक्त किए हुए थे, और फसलों को नष्ट करने का भी उसने आदेश दे दिया था जो अवैध तरीके से काम कर रहे थे या व्यापार कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि
जो गवर्नमेंट है उसने कुछ पॉलिसी बनाई अपने हिसाब से अपना फायदा कमाने के लिए, ठीक है, अपना मुनाफा करवाया, लेकिन जो किसान थे उनको तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। यहाँ पर अब हम एक पिक्चर देखते हैं, 19वीं सदी में अफीम की पेटियों को गाजीपुर रेलवे स्टेशन ले जाते किसान। मतलब किसानों की हालत तो खैर दिख ही रही है, क्या हालत है, ठीक, कितनी बुरी हालत है इन लोगों की। तो वही चीज है, इस पूरे चैप्टर को हमने अब कर लिया है फिनिश। और औद्योगिकरण की बात करें, आधुनिकीकरण की बात करें, तो आज के टाइम में काफी डिफरेंस आए हैं पुराने टाइम से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एरिया में हालत वही है। तो हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस किया है इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड के किसानों के बारे में, इसके अलावा अमेरिका की सिचुएशन देखी, और फिर भारत के बारे में। तो अलग अलग जगह पर होते हुए लोकेशन बिल्कुल अलग अलग है तीनों की, लेकिन कुछ एक पैटर्न है जो बिल्कुल सेम है, वो है शोषण का पैटर्न। यानी अमीरों और गरीबों के बीच का डिफरेंस, अमीरों और बीच जो उत्पादक है उसका, और जो काम करने वाला है, छोटा किसान या छोटा या फिर कह सकते हैं मजदूर, उनको पूरी तरीके से उनका पूरा शोषण किया गया क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। तो ये पावरफुल और कमजोर आदमी के बीच का एक डिफरेंस है जो कि हमने आज पढ़ा है अपनी इस क्लास में। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और आगे अगले वीडियो में जल्दी